आरटीआई के दायरे में आने के खिलाफ राजनीतिक दलों की लामबंदी काम आई और आज कैबिनेट ने कानून में संशोधन के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसके तहत राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाया गया था। आपको बता दें कि केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC ने पिछले महीने कहा था कि 6 राष्ट्रीय दलों कांग्रेस, बीजेपी, CPM, CPI, BSP और NCP को केंद्र सरकार की ओर से परोक्ष तौर पर काफी आर्थिक मदद मिलती है, लेकिन उन्हें जनसूचना के अधिकारों की नियुक्ति करनी चाहिए क्योंकि आरटीआई कानून के तहत उनका ढांचा सार्वजनिक इकाई का है। CIC ने राजनीतिक दलों को जन सूचना अधिकारी और अपील अधिकारी की नियुक्ति के लिए 6 सप्ताह का समय दिया था। CIC के इस फैसले पर राजनीतिक दलों, खास तौर पर कांग्रेस में कड़ी प्रतिक्रिया हुई थी। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले आज हुई सर्वदलीय बैठक में संसद की घटती गरिमा पर चिंता जताई गई और मांग की गई कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के तंत्र में बदलाव किया जाए। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ की ओर से बुलाई गई बैठक में कई दलों के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर चिंता जताई जिसमें सांसदों को अयोग्य करार देने और जेल में बंद व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से वंचित करने संबंधी व्यवस्था दी गई है। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि सभी पार्टियों ने मांग की है कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक इसी सत्र में पेश किया जाए। गौरतलब है कि मानसून सत्र 30 अगस्त को समाप्त होगा और इसमें 16 कार्य दिवस होंगे। सब राजनीतिक दलों जो 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं उस पर बहुत चिंता व्यक्त करी है और इसका उन्होंने ये कहा है कि पार्लियामेंट की शुरू होने पर ही गवर्नमेंट इस पर बयान दे कि इस पर क्या कदम उठाए जाएंगे। साथ साथ जुडिशियल कमीशन और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी पर बिल्कुल सर्वसहमति है। RSS प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में दिल्ली के बसंत विहार में बीजेपी और RSS के सीनियर नेताओं के बीच अहम बैठक हुई, लेकिन बैठक से ठीक पहले आडवाणी तमिलनाडु के लिए रवाना हो गए। वो वहाँ बीजेपी कार्यकर्ता के शोक सभा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हैं। सवाल ये कि क्या आडवाणी नाराज हैं? इस बारे में पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सूत्रों की माने तो आडवाणी RSS के एक नेता से खासे नाराज है। बैठक में उस नेता की मौजूदगी की वजह से आडवाणी ने अपना अलग कार्यक्रम बना लिया था। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आडवाणी मान भले ही गए हों, लेकिन वो मोदी को PM कैंडिडेट के तौर पर अब भी स्वीकार नहीं कर पा रहे। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी को RSS के टॉप नेताओं का पूरा समर्थन हासिल है। कहा जा रहा है कि पार्टी की मंशा इस साल के अंत में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में मोदी की लोकप्रियता को भुनाना है। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा नीतीश की तारीफ में दिए गए अपने बयान से पलट गए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि उनका बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए उन्हें PM मटेरियल बताया था, जिसे लेकर पार्टी उनसे नाराज है, लेकिन अब शॉटगन बयान से पलटते हुए कह रहे हैं कि बयान को गलत ढंग से पेश किया गया। उनका ये बयान बिहार और पार्टी के हित में था। सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री पद के काबिल हैं नीतीश कुमार जी? अवश्य प्रधानमंत्री पद के काबिल हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी एक अच्छे व्यक्तित्व हैं। जिस तरह से मेरी बातों को पेश किया गया है वो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। पटना में युवा कांग्रेस के नेताओं ने पटना साहिब के सांसद और बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। युवा कांग्रेस के नेता जहां तहां पोस्टर चस्पा कर रहे हैं, जिस पर शत्रुघ्न सिन्हा को लापता बताया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जब से शत्रुघ्न सिन्हा जीत कर गए हैं तब से वो क्षेत्र में वापस नहीं आए हैं। इन लोगों का कहना है कि सांसद महोदय सांसद विकास निधि से कोई विकास का काम नहीं करते। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा को इसमें विरोधियों की साजिश नजर आ रही है। ये कुछ लोगों की एक चाल होती है। बिहार के बारे में कभी कोई वांटेड लगवा देता है, कभी कोई कहता है पार्ट टाइम है। बीजेपी के प्रचार प्रमुख नरेंद्र मोदी को लेकर यशवंत सिन्हा के तेवर बदल गए हैं। अब तक लाल कृष्ण आडवाणी को मोदी से बेहतर PM उम्मीदवार के तौर पर देख रहे यशवंत अब मोदी को देश का अगला PM बता रहे हैं। यशवंत सिन्हा अब ताल ठोक कर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही देश के अगले PM होंगे। ये वही यशवंत सिन्हा है जिन्होंने खुद को गोवा शिविर से अलग करते हुए मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्हें निमोनिया नहीं हुआ है। आज मैं आपके सामने डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि इस देश के अगले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होंगे। कांग्रेस का कोई नेता गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना चाहता है तो उसे कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर से सलाह लेनी होगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नेताओं को ये फरमान जारी किया है। राहुल के इस फरमान में साफ तौर पर कहा गया है कि मोदी के खिलाफ सिर्फ अधिकृत नेता ही बयान दे सकेंगे, यानी कोई बिना पूछे मोदी के खिलाफ मन की व्यथा निकालता है तो पार्टी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। गाइडलाइन के तहत टीवी पर चर्चा करने वाले नेताओं को भी मोदी पर किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने से पहले मीडिया कोऑर्डिनेटर से इजाजत लेनी होगी। मोदी को लेकर कांग्रेस के इस रुख से 2 बातें साफ होती हैं। पहली तो यह कि मोदी के बयान को कांग्रेस तवज्जो देते नहीं देखना चाहती, और दूसरी ये कि पार्टी मोदी के खिलाफ खास रणनीति के तहत हमला करने की कोशिश में है। कुंडा सीओ हत्याकांड में सीबीआई से क्लीन चिट मिलने के बाद यूपी के पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने खुशी जताई है। राजा भैया ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी खुशी का इजहार किया, लेकिन साथ ही राजा ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश की गई थी। इस क्लीन चिट मिलने से क्या राजा भैया फिर से मंत्री पद पर आसीन हो जाएंगे? इस सवाल को राजा भैया टाल गए।
तो आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि जो आरोप लगे आज उनसे बेदाग बरी होकर के आपके सामने हूँ। सीओ जियाउल हक हत्याकांड में आरोपी बनाए जाने के बाद अखिलेश सरकार के खाद्य एवं रसद मंत्री राजा भैया पर सीओ की पत्नी परवीन आजाद ने हत्या की साजिश का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद राजा भैया को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। जियाउल हक की मौत के मामले में जांच सीबीआई ने 8 मार्च से शुरू की थी। इस दौरान सीबीआई ने राजा भैया से लगातार 2 दिनों तक लंबी पूछताछ की थी। उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट भी हुआ था। यूपी के प्रतापगढ़ के कुंडा के सीओ जियाउल हक के मर्डर केस में सीबीआई ने राजा भैया समेत कुल 5 आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है। सीबीआई ने कोर्ट में अपनी फाइनल रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें राजा भैया को जियाउल हक की हत्या के दोष में शामिल नहीं पाया गया। सीबीआई ने कहा कि सीओ की हत्या के वक्त राजा भैया और दूसरे 2 लोग कुंडा में नहीं बल्कि लखनऊ में थे। आपको बता दें कि मार्च में यूपी के कुंडा में सीओ जियाउल हक के मर्डर केस में सीओ की पत्नी ने अपनी एफआईआर में राजा भैया समेत 5 लोगों के नाम दर्ज कराए थे, लेकिन सीबीआई ने राजा भैया के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होने की दलील देते हुए उन्हें क्लीन चिट दे दी है। सीबीआई की क्लीन चिट के साथ ही राजा भैया का मंत्री बनने का रास्ता अब साफ हो गया है। जिस दीवार गिराने को लेकर यूपी के नोएडा में आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबित किया गया, वो दीवार दुर्गा ने नहीं गिराई थी। यह खुलासा हुआ है गौतम बुद्ध नगर के डीएम की जांच रिपोर्ट में। डीएम ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि गांव वालों ने दीवार गिराई थी। डीएम ने यूपी सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गाँव में कोई तनाव नहीं है। इस रिपोर्ट के आने के बाद बीजेपी ने अपना रुख कड़ा करते हुए कहा कि अब साफ हो गया है कि आईएएस दुर्गा का निलंबन माफिया के दबाव में लिया गया। ईमानदार अफसरों के साथ जो भ्रष्टाचार या माइनिंग में गड़बड़ी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी उल्टे आईएएस एसोसिएशन पर अपनी भड़ास निकाल रही है। मशहूर लेखिका शोभा डे के एक ट्वीट से सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। शोभा डे के ट्वीट के विरोध में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने शोभा डे के घर पर जमकर हंगामा मचाया। शिवसेना की महिला कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में जमकर नारेबाजी कर रही थी। हंगामे और नारेबाजी की खबर लगते ही मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। उग्र होते प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने एहतियातन शिवसेना के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि शोभा डे ने ट्वीट कर इशारा किया था कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर एक नया राज्य बनाना चाहिए। ट्वीट के बाद शोभा डे महाराष्ट्र के तमाम राजनीतिक दलों के निशाने पर आ गई हैं। प्रदर्शन कर रहे शिवसैनिकों ने शोभा डे से तुरंत माफी मांगने को कहा है। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन यूपी सरकार के लिए फजीहत का सबब बना हुआ है, लेकिन सीएम अखिलेश गौतम बुद्ध नगर सदर के एसडीएम के निलंबन को बिल्कुल सही ठहरा रहे हैं। यानी अब तक की जा रही उम्मीद के उल्टे यूपी सरकार किसी भी कीमत पर एसडीएम दुर्गा का निलंबन वापस लेने को तैयार नहीं है। और शुरू से हम लोग कहते आए हैं कि जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उसके साथ साथ जिम्मेदारी अधिकारियों की भी है जो जमीन पर हैं। उनको भी जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा और कार्रवाई हुई है, सरकार ने ठीक कार्रवाई की है। दूसरी ओर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रेत माफिया के खिलाफ अभियान छेड़ने वाली इस अधिकारी के पक्ष में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठे हैं। एक और अखिलेश यादव आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को सही करार दे रहे हैं, तो दूसरी ओर कार्मिक राज्य मंत्री वी नारायण स्वामी के अखिल भारतीय आईएएस अधिकारी संघ को न्याय का भरोसा दिया है। यूपी आईएएस एसोसिएशन इसके पहले राज्य के कार्यकारी मुख्य सचिव से मिलकर उन्हें शिकायत दर्ज करा चुका है, लेकिन जब बात नहीं बनी तो 4737 सदस्यों वाले संघ ने आज केंद्रीय मंत्री नारायण स्वामी से मुलाकात कर उनसे कार्रवाई करने की अपील की। अगर नहीं होगा तो इसका एक प्रक्रिया है, हम सरकार के पास जाएंगे और ऊपर जाएंगे, और नहीं होगा तो फिर न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएंगे। आईएएस के निजी मामलों को लेकर नोडल विभाग के तौर पर काम करने वाले कार्मिक मंत्रालय को अभी उत्तर प्रदेश सरकार से निलंबन के मामले में रिपोर्ट का इंतजार है। 2009 बैच के आईएएस अधिकारी दुर्गा को बीते 27 जुलाई को एक धार्मिक स्थल की दीवार को गिराने के लिए कथित तौर पर आदेश देने के मामले में निलंबित कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में रेत माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक शख्स की बुधवार को सरेआम हत्या कर दी गई। तब की यह वारदात एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के महज 3 दिन बाद ही सामने आई है। नोएडा के रहने वाले 52 साल के पालेराम चौहान उत्तर प्रदेश में रेत माफियाओं के खिलाफ मुखर आवाज माने जाते थे। पालेराम नोएडा और ग्रेटर नोएडा इलाके में यमुना और हिंडन नदी के किनारे हो रहे अवैध रेत खनन का लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन देश की राजधानी नई दिल्ली से सटे नोएडा में उनकी सरेआम हत्या कर दी गई। पालेराम की हत्या के पीछे नोएडा में सक्रिय रेत माफियाओं की साजिश मानी जा रही है। नोएडा की एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन भी माफियाओं और सियासी नेताओं की साठगांठ का नतीजा माना जा रहा है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बीए स्टूडेंट रोशनी पर हमले की वजह सामने आ गई है। पुलिस को मौका वारदात से हमलावर छात्र आकाश की एक डायरी मिली है। उस डायरी में आकाश ने वो वजह लिखी है जिसकी वजह से उसने रोशनी पर कुल्हाड़ी से हमला किया। डायरी में आकाश ने लिखा है कि हम दोनों 2 साल से साथ थे, वो मुझसे सारी बातें शेयर करती थी, लेकिन अब उसने ऐसा करना बंद कर दिया था। डायरी में लिखी इन चंद लाइनों से साफ है कि आजकल रोशनी आकाश को नजरअंदाज कर रही थी। ऐसा लगता है कि रोशनी के इस बर्ताव से आकाश बेहद परेशान रहता था।
आकाश पूरी तैयारी के साथ क्लासरूम के अंदर पहुंचा था। उसने पहले रोशनी से उसके बर्ताव के बारे में बात की और दोबारा से रिश्तों को पहले की तरह करने के लिए कहा, लेकिन रोशनी ने साफ इनकार कर दिया। आकाश की तो मौत हो गई, लेकिन रोशनी अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी के लिए जंग लड़ रही है। केदारनाथ में हुए कुदरती कहर के बाद उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश और बादल फटने से कई लोगों के गायब होने की खबर है। कापकोट इलाके में बादल फटने से कई मकान बह गए। एक ही परिवार के 4 लोग लापता हो गए, जबकि एक बच्चा भी पानी में बह गया। राज्य के उत्तरकाशी चमोली में भी बादल फटने की खबर है। जोरदार बारिश की वजह से गंगोत्री राजमार्ग समेत कई जगह रास्ता बंद हो गया है। राज्य में इस प्राकृतिक आपदा के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। बादल फटने वाली जगहों पर बचाव काम तेजी से किया जा रहा है। जो बॉडी इनको निकालने का कर रहे हैं, आसपास के जो परिवार प्रभावित हैं उनको हम राशन वगैरह है, कुछ सहायता वगैरह वो कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश की वजह से बेतवा और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। बेतवा में बाढ़ के आने की वजह से राज्य के विदिशा, कुरवाई, सिरोंज, अशोकनगर, उदयपुर समेत कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। इन इलाकों को बाहरी इलाकों से जोड़ने वाली सभी सड़कें पानी में डूब गई हैं। ऐसे इलाकों का संपर्क पूरी तरह कट गया है। राज्य के कई इलाकों में परासरी नदी का पानी बस्तियों में कहर बरपा रहा है। इलाके के सभी घरों में पानी भर गया है। शहर में से पानी ऐसे बह रहा है जैसे नदी शहर के बीच से बहने लगी हो। भारी बारिश की वजह से पूरे विदिशा में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में आधे से ज्यादा मकान पानी में डूब चुके हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। यूपी के देवरिया में नदी पार करते समय एक नाव के पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 बच्चियों और एक महिला की भी मौत हो गई। हादसे के वक्त कुल 9 लोग नाव में सवार थे, जिसमें से 5 लोग तैरकर बाहर आ गए और एक का रेस्क्यू कर लिया गया। दरअसल किसी काम से नदी पार जा रहे लोग जैसे ही नदी के बीच में पहुंचे तो तेज हवा चलने से नाव का पाल फट गया, जिससे असंतुलित होकर नाव नदी में पलट गई और ये भीषण हादसा हो गया। हादसे की खबर लगते ही मृतकों के घरों में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे की खबर लगते ही मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुँच गए। जो भी सहायता अनुमान है वो दी जाएगी और इसको आज रात में तो नहीं, लेकिन कल सुबह पहले तो हम लोग खोजने की कोशिश करेंगे जैसे ही उजाला होगा और इसके बाद फिर। गुड़गांव के सेक्टर 40 में एक युवक ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। दिनेश फरीदाबाद जिले के तिगांव का रहने वाला है। दिनेश का शव गली सड़ी हालत में ग्रीनवुड सिटी के मकान नंबर G105 में मिला। दिनेश तकरीबन 15 दिन पहले गुड़गांव में रहने आया था। आस पड़ोस के लोगों को जब इस फ्लोर से बदबू आने लगी तो पुलिस को सूचना दी गई। मकान मालिक से सूचना मिलने पर पुलिस ने दिनेश के परिजनों को फोन कर गुड़गांव बुला लिया। कमरे का दरवाजा तोड़ने पर सड़ी गली हालत में दिनेश का शव पंखे से लटका हुआ मिला। पहचान होने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर छानबीन के बाद पुलिस को सुसाइड नोट मिला, जिसमें दिनेश ने अपनी खुदकुशी के लिए एक लड़की और कॉलेज के 3 दोस्तों को जिम्मेदार ठहराया है। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हाँ, सुसाइड नोट बरामद किया है हमने उनके परिजनों को, और उसमें 4 उसने लोगों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। हमने केस रजिस्टर कर लिया है। भोपाल पुलिस ने एक शातिर चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस हिरासत में चेहरा छिपाती है कोई आम मुजरिम नहीं है, बल्कि शातिर चोर है। इस चोर गैंग में कोई इंजीनियर है तो कोई इंजीनियरिंग और मेडिकल का स्टूडेंट है। अपनी मौज मस्ती और अय्याशी के चलते पढ़े लिखे युवकों ने चोरी करने का गिरोह बना लिया। एक के बाद एक कई चोरियों को अंजाम देने के बाद आखिरकार गैंग के 5 सदस्य पुलिस के हाथे चढ़ गए। पुलिस ने इनकी लूट का खुलासा करते हुए इनकी निशानदेही पर 30 लाख से ज्यादा के सोने चांदी के जेवरात, लैपटॉप, मोबाइल, कैमरा और दूसरे सामान बरामद किए हैं। शातिर चोरों का ये गिरोह उन इलाकों के घरों को निशाना बनाता था जिनमें रहने वाले कहीं बाहर गए होते थे या फिर उन पर ताला लटका होता था। फिलहाल पुलिस इनसे चोरी की और वारदातों का पता लगाने में जुटी है। दिल्ली पुलिस के एक विज्ञापन पर विवाद खड़ा हो गया है। युवा ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जुटाए जा रहे फंड के लिए दिल्ली पुलिस ने ये ऐड दिया था। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस ऐड पर कड़ा ऐतराज जताते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर से 7 दिनों के अंदर सफाई देने के लिए कहा है। हालांकि विवाद को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने बुधवार को इस ऐड पर खेद जताते हुए वापस ले लिया। गौरतलब है कि 3 दिन पहले मीडिया में एक ऐड आया था जिसमें एक बच्चे को जल्द से जल्द प्याज काटना सिखाए जाने की बात कही थी, इसके पहले कि कोई उसे सिर काटना सिखा दे। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दोबारा ऐसा विज्ञापन न छापने की अपील की है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोपोर में छापेमारी कर भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस को 4 विदेशी पिस्टल और कई जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक घाटी के ही कई लोगों पर निगरानी रखी जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर इन हथियारों की बरामदगी की है। फिलहाल पुलिस इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार संदिग्धों से कई मामलों का खुलासा हो सकता है। अभी तक 4 पिस्टल इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिकवर, इसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाया जाएगा ताकि जिन लोगों ने ये गुनाह किया है इनको सजा मिले।